गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो अगर आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ या आपको सुनाई दे रहा हूँ तो जल्दी से आप कमेंट में कुछ ना कुछ बढ़िया सा लिख दीजिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर नंबर 2, आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम यूनिट वाइज चलेंगे, ठीक है। वी विल बी मूविंग ऑन यूनिट वाइज। सबसे पहले हम आपका जो पहला है यूनिट, रिप्रोडक्शन वाला यूनिट, पहले हम वो स्टार्ट करेंगे, वो खत्म करेंगे पूरा, ठीक है। उसमें से हमारा एक चैप्टर यूनिट में अगर आपको बताऊं ना, तो यूनिट नंबर 1 है आपके पास रिप्रोडक्शन वाला। उसमें आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। उसमें एक चैप्टर ये था, सेकंड चैप्टर ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सारे आपके हैं इन यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 जो हम स्टार्ट करेंगे वो है जेनेटिक्स, ठीक है। सेकंड यूनिट जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपके दो चैप्टर हैं, कौन कौन से? एक आपको दिया हुआ है इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेकंड इन्होंने दिया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और थर्ड इन्होंने एवोल्यूशन भी दे रखा होगा यहाँ पे, है ना, एवोल्यूशन, ठीक है। फिर एक आपके पास यूनिट आएगी, यूनिट नंबर 3। उसमें शायद मेरे ख्याल से एनसीईआरटी अगर मैं देखूँ ना, तो उसमें कौन से चैप्टर्स हैं आपके? एक तो उन्होंने दिया होगा बायोटेक, है ना, एक यूनिट अलग से है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसमें दो ही चैप्टर्स हैं, और वो दोनों चैप्टर्स छोटे छोटे ही हैं, इतने बड़े नहीं है वो दोनों चैप्टर्स। तो आपकी जो थर्ड यूनिट है ना, वो कौन सी है? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में बायोलॉजी, तो उसमें आपका एक आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। एक आपने यहाँ पे पढ़ा ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वैसे ही एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आएगा। एक उसके बाद आपके पास आएगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इसी में है? नहीं, इसमें आपके जनरल चैप्टर्स हैं। स्ट्रेटजी ऑफ एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, ये तो डिलीटेड है फिलहाल, जब सिलेबस आएगा नीट का तब हम देखेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2 लेक्चर का चैप्टर है लगभग, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट नंबर 3। फिर यूनिट नंबर 4 है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बायोटेक का प्रिंसिपल्स है, सबसे पहले आपको बताया है बायोटेक के बारे में इंट्रोडक्शन, फिर उसकी एप्लीकेशंस हैं। फिर यूनिट नंबर 5 इकोलॉजी, ठीक है। उसमें क्या चैप्टर्स हैं इकोलॉजी में? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये हैं। और लास्ट एनवायरमेंटल इशूज तो डिलीटेड है इस बार नीट के लिए, अभी पता लगेगा बाद में, नीट के लिए तो बाद में पता चलेगा ना डिलीटेड है कि नहीं, मैं आपको फिलहाल की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया। तो हम यूनिट वाइज चल रहे हैं, तो पहले हम ये वाली यूनिट को कवर करेंगे, फिर आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू दिस यूनिट और दिस यूनिट। इन दोनों में से ये नहीं, या तो ये वाली यूनिट या तो ये वाली यूनिट, मोस्ट प्रोबेबली हम यही करेंगे, बिकॉज इसके बाद आपको ये यूनिट समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको एक सीक्वेंस भी बता दिया, तो अब अगर आपको जानना है हम कैसे कैसे चलेंगे, पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को खत्म करेंगे, फिर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खत्म करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर विद द रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करें कि कोई बात करनी है तो कर लो, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। तो मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जे नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 2 पे हैं ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यस श्योरली, ये आपकी इस मतलब ब्लैक बोर्ड पे ना कई बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो हम व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लेक्चर इसके ऊपर और दे देते हैं ना, मर्जी है, चलो देख लेंगे, अगले लेक्चर से व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने जस्ट बेसिक देखा था कि गेमीट्स क्या होते हैं, गेमेटोजेनेसिस क्या होती है, गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ooजेनेसिस होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, जिसमें हमने देखा था अबाउट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो हमने स्टार्ट कर दिया था, है ना। बाकी तो मुझे आपको बताने थे डिटेल में, अभी मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताया था, नाम मैंने आपको सबके बता दिए थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था आपके पास टेस्टिस, फिर हमने पढ़ा था अबाउट रेटेटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफ्रेंशिया, वास डिफरेंस, जो कि क्या थे, एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बताया था, ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। और हमने देखा था आपके पास वो कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोरेथ्रल, यानी कि एसेंशियल, ये एसेंशियल डक्ट्स लिख लो या एक्सेसरी डक्ट्स, कुछ भी कह सकते हो ना, और एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। फिर आपको एक और चीज बताई गई थी, एक और चीज, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके अंदर क्या क्या आता था, इसको कोई जेनाइटेलिया भी बोलता है, जेनिटेलिया भी बोलता है। इसके अंदर क्या क्या, पेनिस एंड स्क्रोटम। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो है पेनिस जो है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी को
2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है, लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसलिए पेनिस जो है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है। अब हमें बाकी चीजें देखनी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, बिकॉज ये बिल्कुल एंड में पढ़ा था ना हमने, तो यहाँ से आप आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, लिंक करना शुरू करेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने कैसे बनाया था वो देखो, ये आया इस तरह से, है ना, ये क्या है, टेस्टिस। उसका स्ट्रक्चर मैं दोबारा से बना रहा हूँ बिकॉज यहीं से हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, टेस्टिस है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से बना लेंगे। टेस्टिस है ना, ऐसे ऐसे करके बना लो, यहां से जाएगा ऐसा, ठीक है। टेस्टिस में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर इन अ टेस्टिस, तो ये मैं लिखवाऊंगा भी आगे आपको, अभी तो अब मैं समझा रहा था ना, पिछले में मैंने समझाया था, लिखवाया नहीं था। ऐसे आपके कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। सबसे पहले तो इसकी आउटर लेयर के बारे में मैंने आपको पिछली बार नहीं बताया था, अब इसको नोट कर लो। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इसकी आउटर लेयर को बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। आई होप सो एनसीईआरटी में भी दिया होगा। अच्छा, एनसीईआरटी रीडिंग भी हम साथ ही में क्लास में ही कर लेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको सेपरेट लेक्चर नहीं देंगे, साथ ही में क्लास में कर लेंगे, जितना जितना टॉपिक हो जाएगा ना। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या है, ये बड़ी लेयर है। अब ये लेयर जो है ये डिवाइड हो जाती है कंपार्टमेंट्स में, इन कंपार्टमेंट्स को हम बोल देते हैं टेस्टिकुलर लोक्यूल्स। ये मैं आपको लिखवाऊंगा, तो अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, लिखवाऊंगा, समझा तो मैंने पिछली बार भी दिया था। फिर इसके अंदर ऐसे ऐसे आपके पास स्ट्रक्चर हाईली कॉइल्ड पड़े होंगे, और कितने टेस्टिकुलर लोक्यूल्स बनेंगे, 250, और हर एक के अंदर कितने ये होंगे सेमिनल, ये क्या है, व्हाट इज दिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कितने होंगे, 2 से 3 इन ईच लोक्यूल, हर एक लोक्यूल में 2 से 3 होते हैं। लिखवाऊंगा मैं सब कुछ, ध्यान से आप पहले बस समझो, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही है ना, ऐसे होंगे, फिर ये आपस में आके ना यहाँ पे जुड़ जाएंगे एक जगह पे, जैसे मैंने बना दी, जैसे यहाँ पे एक बना देता हूँ ऐसा, ये जुड़ा दिया, यहाँ पे ये जुड़ गया, ये ऐसे, ठीक है। और एक, अच्छा हाँ, तो ये जहाँ पे जुड़ेंगे उसको हम बोल देते हैं रेटे टेस्टिस, कि ये एक जगह जुड़े, जिस जगह को हमने क्या बोल दिया, रेटे टेस्टिस। तो एक्चुअली जो स्पर्म बनाते हैं वो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म बनाया, फिर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाएगा यहाँ रेटे टेस्टिस में, ठीक है। रेटे टेस्टिस में गया, अब रेटे टेस्टिस से होके कहाँ पे जाएगा, रेटे टेस्टिस के बाद यहाँ पे ना एक कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर आता है ऐसा, ये क्या है, वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया। ये डायग्राम आप बना लो या पिछले में लेवल कर लो, जो आपने पिछले कल बनाया ना, जो भी आपने वीडियो देखी थी वो, ये वासा एफ्रेंशिया। फिर यहाँ से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एक और आएगा ऐसा, जो कि लूप करेगा पोस्टीरियर एंड पे, टेस्टिस के पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर एंड होता है इसके ऊपर, ये है, ये क्या है, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। फिर ये जो आपकी ट्यूब है, ये क्या है, ये जो आपके आगे जा रहा है, ये है वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस जो है वो लूप करता है ऑन यूरिनरी ब्लैडर, लूप बनाता है। जैसे हमने कल डायग्राम बनाया था, तो ऐसे लूप बनाया था, जब मैंने आपको डायग्राम में सारा कुछ दिखाया था, ये सारी चीजें दिखाई थी ना, तो मैंने आपको दिखाया था कि ये वास डिफरेंस लूप करके जा रहा है, ठीक है ना, तो वो मैंने आपको दिखाया था। तो ये था रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर, 10 नहीं, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहो कर लो, मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, नोट तो आपने पिछले लेक्चर में करा ही होगा, ठीक है ना। तो अब हम आगे की कहानी देखते हैं। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। देखो, आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। मतलब पढ़ने में आपको इतना प्रेशराइज्ड फील नहीं करना, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, ठीक है, डोंट बी प्रेशराइज्ड, बिकॉज कई सारे सुसाइडल केसेस आ रहे हैं कोटा से, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जिस जगह के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उसके कुछ नेगेटिव भी होते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको इतना प्रेशराइज्ड फील नहीं करना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको प्रेशराइज्ड फील नहीं करना यार। आपका इस दुनिया में आने का मोटिव सिर्फ ये थोड़ी है, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें करनी है आपको, और जरूरी नहीं वो ऐसी होंगी, ओके। बिल गेट्स की अगर मैं बात करूं तो वो इतना पढ़ा ही नहीं है, ड्रॉप आउट, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो जीवन में, ठीक है ना, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, उससे भी कई सारी आपके पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी फुलफिल हो जाती है आपके अंदर। एक मिनट जरा मैं इसको बंद करूं, हाँ,
ठीक है, तो प्लीज अपना भी ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, और पढ़ाई के मामले में पढ़ाई का भी ध्यान रखो यार। ऐसा नहीं कह रहा कि पढ़ाई को करो ही मत, ठीक है, पढ़ाई का भी ध्यान रखो, पर साथ साथ में अपना भी ध्यान रखो। और सुसाइडल थॉट्स आपके मन में आने नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। क्यों आ रहे हैं सुसाइडल थॉट्स यार? अगर किसी के मन में आ रहे हैं, कोटा में ना कई सारे बच्चे, जैसे अभी 2-3, अभी एक आधे दिन में ही ना 2-3 बच्चे ने कर लिया सुसाइड। अब दे आर फीलिंग ओवर प्रेशर्ड, तो पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो ओवर प्रेशर ना करें। अगर मान लो एक टेस्ट में अच्छा नहीं हुआ तो अगले में कर लेगा अच्छा, ठीक है, ये चीज होती है। अब जरूरी नहीं आपके फाइनल में भी अच्छा हो, इट इज नॉट 100% श्योर, ठीक है, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया यार, इट वॉज नॉट माई लास्ट एग्जाम। अभी पता नहीं जिंदगी में और कितने आपको एग्जाम्स देने पड़े, पर वो ऐसे एग्जाम्स नहीं होंगे मार्क्स वाले, ठीक है। चलिए फिर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यही लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। हेडिंग डाल लो, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके बारे में मैं लिखवा देता हूं आपको, समझ तो आपने लिया ही है। द लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो आपको अभी बताई ना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया divides into compartments, divides into 250 कंपार्टमेंट्स, और ये जो 250 कंपार्टमेंट्स हैं इन ईच ओवरी होंगे, दोनों ओवरी में होंगे ये, ठीक है, 250 तो 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड, इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लॉक्यूल्स, ठीक है। सेकंड, these locules are they have या each of them have क्या होता है इनके पास? 2 to 3 highly coiled seminiferous ट्यूब्यूल्स, जो कि क्या करेंगे? स्पर्म फॉर्म करेंगे। स्पर्म फॉर्मेशन जो करते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स करते हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हो गया। अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी स्ट्रक्चर देखेंगे हम कैसा होता है, ठीक है ना। तो स्पर्म फॉर्मेशन इसमें हो जाएगी, देन द स्पर्म गोज थ्रू, स्पर्म कैसे जाएगा वो देखो। स्पर्म का पाथवे देखना ध्यान से, पहले कहाँ था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लोक्यूल में जाता है ना। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसका ल्यूमन, सॉरी लोक्यूल नहीं, ल्यूमन, उसमें भी ल्यूमन होगा। ल्यूमन मतलब क्या होता है? जैसे ये है, मान लो तो ये पूरा सेल है, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ल्यूमन, या यहाँ से बन के यहाँ पे जाएगा वो, ठीक है, ल्यूमन में। तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर ल्यूमन से होके कहाँ पे जाएगा? आपने क्या पढ़ा था? रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से कहाँ गया था? वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस है ना, यही होते हैं स्पेलिंग, एपिडिडाइमिस आई थिंक सो, या डाइमिस आई थिंक सो, ऐसे होते हैं, आई एम नॉट श्योर, है ना, जो भी होते हैं आप स्पेलिंग लिख लेना। फिर एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, फिर वास डिफरेंस से कहाँ जाएगा? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, जहां पे सेमाइनल वेसिकल के भी सारा, सेमाइनल वेसिकल मीट करती थी, और वास डिफरेंस, है ना, याद आया? पिछले लेक्चर में से आपको पढ़ाया था। फिर कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा से होकर ये जो यूरेथ्रल मिएटस है, यूरेथ्रल मिएटस यानी ओपनिंग जो है आपके यूरेथ्रा की, पेनिस की, ठीक है, मिएटस, उससे होकर बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ बॉडी। तो ये पूरा है क्या? पाथवे ऑफ स्पर्म। इसको आप हेडिंग डाल लो, पाथवे ऑफ स्पर्म। हो सके तो इसको एक ही लाइन में लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे 3 लाइन में आ गया तो कोई बात नहीं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ सेमिनिफेरस, ठीक है, इसमें मैंने, अच्छा नीचे दिख नहीं रहा यार, बता तो दिया करो, मैं अच्छा वहां पे देख ही नहीं रहा था चैट में, 1 मिनट। अब बताओ, अब दिख रहा होगा, है ना, अब दिख रहा है। चलिए नाउ आगे की कहानी देखें, ठीक है। इसको नोट कर लो, साथ साथ में नोट कर लिया करो,
ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या बताना है मुझे आपको, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस के बारे में बताना है, तो ये भी आपके यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एपिडिडाइमिस भी हाईली कोइल्ड होती है और पोस्टीरियर एंड ऑफ, थर्ड पॉइंट क्या है, एपिडिडाइमिस इज हाईली कोइल्ड and is present on the posterior end of testis, टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड पे होती है, ठीक है। फोर्थ, वास डिफरेंस के बारे में एक पॉइंट लिखिए, वास डिफरेंस लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर से लूप होकर जुड़ता है, फिर जुड़ेगा उसके साथ, एंड देन वो इजैकुलेटरी डक्ट के साथ जुड़ेगा, तो है ना। अब ये भी मैं मिटा दूंगा नीचे वाला, फिर इसकी फोटो खींच लेता हूँ ना, फिर हम आगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ओके, अब यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है, और सारा कुछ टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कुछ भी ऐसा हाई फाई नहीं पढ़ा, सब नॉर्मल चीजें थी जो हमने कवर करी हैं। इज इट ओके नाउ टिल हियर? ओके, तो इसको भी नोट करो, फिर हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हेडिंग डाल लो आप ये हेडिंग पहले से डाल लेना अगले पेज पे या उसी पेज पे थोड़ा बड़ा करके, है ना, फिर मैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बताऊंगा। अब जो आपने डायग्राम पढ़ा था वो कुछ ऐसा था, ठीक है, ये आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ऐसे जस्ट मैं बना देता हूँ ना, ऐसा था कुछ डायग्राम, इसमें आपने ऐसे ऐसे पढ़ा, तो यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे कुछ, ये मैं सिर्फ ये वाला पार्ट बना देता हूँ ऐसा, ये पढ़ा आपने ऐसे। अब इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे एक पूरा सेगमेंट ऐसे उठा लिया और पूरा इसको मैंने जूम कर लिया, जूम मीटिंग नहीं है, ये जूम है, ठीक है। तो मैं इसकी भी फोटो खींचता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब हम पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, इस जूम आउट पार्ट का ही स्ट्रक्चर मैं आपको बनाऊंगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना वो बहुत गंदा है और बहुत हौच पौच है, उसमें कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कैसे करना है इसका डायग्राम। देखो मैंने क्या बनाया, वो जो मैंने पूरा एक डब्बा सा लिया ना, वो डब्बा मैंने बना दिया यहाँ पे, देखो मैंने डब्बा वो बना दिया, वहाँ वो वाला डब्बा दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ये वो डब्बा बना दिया मैंने। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने ये देखो ये बना दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने, ये एक, ये दो, है ना, ये तीसरा आ गया जो इस साइड होगा ना, डब्बे के उस साइड भी तो हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये खाली खाली स्पेस है ना, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, और ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। अब जिसमें से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, ये तो पूरा मैंने ल्यूमन भी दिखा दिया ना आपको, इंटरस्टिशियल स्पेस भी दिखा दिया, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको दो तरह के सेल्स मिलते हैं, एक मैंने ये बना दिया, ये एक टाइप ऑफ सेल्स, और सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ पे भी ऐसे सेकेंड टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे ना, लाइंड, और एक टाइप ऑफ सेल्स ऐसा सेंटर में ऐसे, ठीक है। ये एक, इस तरह से आपके पास है, ठीक है ना। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें आपको दो तरह के सेल्स मिल रहे हैं। अब इन दो तरह के सेल्स में यहाँ पे मैं साथ साथ में थ्योरी भी लिखता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला लिखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एसटी लिख देता हूँ इसको, ठीक है, एसएसटी नहीं है, एसटी है। एसटी इज लाइंड, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड फ्रॉम इनसाइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से, एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहे हैं, और वो दो टाइप कौन सी हैं, एक है आपके पास सर्टोली सेल,
जिसको आप नर्स सेल भी बोलते हैं, सर्टोली सेल या नर्स सेल। ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा जो भी यहाँ पे स्पर्म बनेंगे, ठीक है। और एक है आपके पास स्पर्मेटोगोनिया। याद रखना स्पर्मेटोगोनिया का नाम, क्योंकि ये यूज होगा कहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, यही स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटेड, सेकेंडरी स्पर्मेटेड, है ना, या प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी, एक मिनट इसी थोड़ा सा बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसी से आपको प्राइमरी स्पर्मेटो जो है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सब मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। अब ये सेल्स कौन से हैं, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब ये बाहर वाली साइड है, अंदर क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर यहाँ पे ऐसा स्पर्मेटिड होगा, फिर स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्म, ठीक है। तो वो हो गए अंदर। अब स्पर्म क्यों बने अंदर की तरफ, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रिशन लेना है सर्टोली सेल से, तो ये मैंने बना दिया। ये आपके पास स्पर्मेटोगोनिया हो गया, ये प्राइमरी सेकेंडरी, ये स्पर्मेटिड, और ये स्पर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, बट इस पे बना लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। इस पे ज्यादा लेयर है ना, तो इस पे बना लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया बिल्कुल बाहर। फिर स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड करता है, ये हम देखेंगे कैसे डिवाइड करेगा, माइटोटिकली, मियोटिकली कैसे करेगा वो हम देखेंगे। स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सा सेल, स्पर्मेटोगोनिया से नेक्स्ट लेयर। फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनसे बनते हैं ये स्पर्मेटिड, दिस इज नॉट स्पर्म, दिस इज स्पर्मेटिड, ठीक है। फिर इन स्पर्मेटिड्स में ऐसे हो जाता है, टेल सी आ जाती है ना, वो मैं अब देखूंगे, आप क्या देखोगे बाद में देखोगे ना। ये क्या है, स्पर्म्स। स्पर्म्स क्या करेंगे, न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे इनमें से, सर्टोली सेल्स में। तो सर्टोली सेल्स में एम्बेड कर लेंगे खुद को, स्पर्म्स एम्बेड themselves into सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स में खुद को एम्बेड कर लेंगे फॉर न्यूट्रिशन। यहां तक दिख रहा है क्या, इतने नीचे जो लिखा मैंने, सर्टोली सेल्स नहीं ना। चलो इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, या अलग से लिख देंगे, है ना, स्पर्म्स का अलग से लिख देंगे, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से हमने क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी, फिर आफ्टर सेकेंडरी क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटिड से बना स्पर्म, और स्पर्म क्या करेगा, एम्बेड इटसेल्फ, खुद को एम्बेड कर लेगा इन सर्टोली सेल या नर्स सेल फॉर न्यूट्रिशन। किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि सर्टोली सेल का क्या काम है, न्यूट्रिशन देना, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स का काम आप यहां पे लिख लो, न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स। स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे सर्टोली सेल्स, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेस, ये स्पर्मेटोगोनिया का काम तो मैंने आपको बता ही दिया, तो इसको मैं थोड़ा ना गोनिया ऐसे लिख देता हूं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, ये टीआईडी है, स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म एम्बेड कर लेंगे सर्टोली सेल्स के अंदर खुद को न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको मैं ना ऐसा करता हूँ, आगे पेज पे ना ये सारा जो है इसको दोबारा बना देता हूँ अगले पेज पे, बड़ा करके, ऐसा गोला सा बड़ा सा, ठीक है। पहले आप इतना नोट करो। फिर यहाँ पे और भी कई सारी सेल्स होती हैं, ये होती है ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे, है ना, ब्लड वेसल्स आपके पास हैं, और मसल्स होते हैं कुछ, ठीक है। ब्लड वेसल्स, सॉरी मसल्स नहीं, नर्व एंडिंग्स, ब्लड वेसल्स, मसल्स कहाँ पहुंच गया मैं, यहाँ पे कौन सी मसल्स आ गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऐसे ही एक आधे बना दिया। और यार ये क्या है, पुताई कर दो इसकी, ठीक है। ये क्या है आपके पास, नर्व एंडिंग्स, और ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्लियर है सबको ये डायग्राम। सर ये किसका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, इसको हमने एसटी कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कई सेल्स कई सारे आपको दिखेंगे ऐसे,
ये है आपके पास लेडिग सेल्स। कौन से? लेडी नहीं, लेडिग, लेडिग सेल्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर या इंटरस्टिशियल स्पेस में है। ठीक है, तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अगले उस पर कर लेंगे बात, है ना। और इसके अंदर आपके कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट सेल्स, जो कि एक टाइप है डब्ल्यूबीसी की, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो इसको नोट करो, ये भी लिख लो, है ना। दिस इज इम्यूनो सप्रेसेंट सेल्स। ठीक है, फिर हम एनसीईआरटी भी रीड करेंगे आज इसकी। ठीक है, मेल स्ट्रक्चर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसकी एनसीईआरटी भी हम रीड करेंगे। पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर प्रॉपर, उसको थोड़ा ये वाली चीज डिटेल में करेंगे ना, थोड़ी सी अगले पेज पे। नोट कर लो पहले इसको, है ना। थोड़ा सा टाइम आपको दे देते हैं इस बार इस पेज के लिए, क्योंकि इस पेज पे हमने बहुत कुछ लिख दिया। देखो यार, एक पेज पे हम इतना कुछ लिख दे रहे हैं, तो आपको वो सारा लिखना है, नोट करना है। कुछ भी आ सकता है इस पेज में से। ये डायग्राम दे देंगे आपको, पूछेंगे जो बाहर वाला है वो कौन सा है, अंदर वाला कौन सा है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो पहले, है ना। फिर हम आगे की कहानी आगे की देखेंगे। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ आपकी एनसीईआरटी में ये कहाँ पे बना है। देखो बीच बीच में ना कहीं भी दिया हुआ है, ये चीज उन्होंने दिया गैमेटोजेनेसिस में। देखो कहाँ, गैमेटोजेनेसिस में। ये अब बच्चा पता नहीं, उसको कंफ्यूज हो जाएगा ये कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हम। देखो ये बिल्कुल जो बाहर वाले सेल हैं, बाहर वाले ये क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। फिर अंदर अंदर जा रहे हैं ना, तो ये पूरा ऐसा गोला है। ठीक है, अंदर अंदर जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। या स्पर्मेटोजोआ को ही आप क्या कह सकते हो? स्पर्म कह सकते हो। ठीक है, और वो एम्बेडेड है कुछ कुछ सेल्स के अंदर, और उन सेल्स का नाम क्या है? सर्टोली सेल्स। ठीक है, देखो पेज 47। अब आप एनसीईआरटी भी साथ में खोल के रखिएगा, क्योंकि कुछ देर बाद हम इसकी एनसीईआरटी भी रीड करेंगे। इसको नोट कर लिया क्या सबने? जिसने नहीं किया ना वो कर लो, थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ मैं इस बार, क्योंकि इसमें हमने काफी कुछ लिख दिया है। ठीक है ना, फिर इसके बाद हम आएंगे फीमेल स्ट्रक्चर पे। अभी आपको थोड़ा सा और बताना है। ठीक है, थोड़ा बहुत काम तो अभी बचा हुआ है इस लेक्चर का भी, फिर खत्म करेंगे इस लेक्चर को। नोट कर लिया? चलिए, ओके, आई थिंक सो यू हैव नोटेड। नोटेड, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं। नोटेड। देखो बकवास तो तुम ऐसे ही करते हो ना भाई, इस चैप्टर में तो इतनी बकवास कमेंट्स आते हैं ना, तो क्या ही कहें। यूट्यूब वाली जनता फिर भी सही है, पर जो यहाँ पे आप लिखते हो ना लाइव में, वो तो भाई बकवास है, कतई जहरीला बकवास, जहरीली बकवास जिसको कहते हैं ना। जैसे कोई क्या है ना, वो जहरीला क्या होता है? छिपकली जहरीली होती है ना, कहते तो हैं, अब पता नहीं ना छिपकली जहरीली होती है कि नहीं। कुछ कहते हैं नहीं होती, कुछ कहते हैं होती है, खा के देख लेना। छिपकली खानी मत भाई, खाना मत लग जाना। चाइनीज तो खा ही लेते होंगे, तो जहरीली कैसे हुई? अच्छा चाइनीज उनसे ज्यादा जहरीली है ना, तो जहर जहर को काट देता होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसी छिपकली की तरह जहरीली बातें करते हैं, तो आप मेरे छिपकले हो। ठीक है, छिपकले हो आप। ठीक है, छिपकले, छिपकले कहीं के, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने जहरीले कमेंट्स करने। बच्चा पढ़ के मतलब सोच में पड़ जाता है क्या बोल दिया। ठीक है, तो आजकल की जनता इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, एडवांस तो क्या ही, इसको एडवांस नहीं मूर्खता कहते हैं और बदतमीजी कहते हैं। ठीक है, जैसे अब आप कहीं बाहर भी जाओ ना, आपको कोई स्कूल के बच्चे मिलेंगे। ठीक है, मेरे टाइम पे भी होता था। ठीक है, मान लो मैं स्कूल गया, मेरे को जो बच्चे मिलते थे, मतलब मेरे संगी साथी जो थे, आपस में इतनी गंदी बातें, टीचर्स के लिए इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी बातें ना कोई मतलब बड़ा एक दूसरे से नहीं कर सकता शर्म के मारे। एंड दे थिंक इट इज कूल, बोलते ये बहुत कूल है। अरे यार, ये कूल है? बदतमीजी लगती है, और बदतमीजी तो क्या, मैं तो सोचता हूँ क्या यार, कैसे इनके माँ बाप ने इनको रखा हुआ है अपने पास, भेजो इनको, मारो पीटो और निकालो घर से बाहर। ठीक है, ऐसी फालतू की बकवास टीचर्स के बारे में करेंगे, और मुंह के सामने बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है, पीठ पीछे तो कोई जितना मर्जी शेर बन जाए, टीचर आगे आएगी तो ऐसे बैठे होंगे। जैसे आप में से जो बकवास कर रहे हैं ना, अगर मेरे आगे सच में आ जाए, फिर कुछ बोल नहीं पाओगे आप, जो अभी लिख रहे हो आपके मुंह से निकलेगा नहीं वो, इतनी शर्म आ जाएगी आपको वो बोलते हुए। ठीक है, कुछ 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 होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, जैसे अभिनव। ठीक है, आपने कुछ ऐसा कमेंट नहीं किया, बहुत बढ़िया है, अच्छा है,
नाइस। अंशुल और प्रिया, रेनू, बढ़िया है। ये नहीं कर रहे वैसे कमेंट्स, पर कुछ हैं जो ऐसे कमेंट्स करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके नाम मैं क्यों लूं, उनको मैं क्यों भाव दूं, ठीक है। हाँ, तो हम आते हैं सर, वो मैं आपको ना एक डायग्राम जो मैं आपको कहा था अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा ना, तो वो मैं आपको सिर्फ सेमिनिफेरस ट्यूबुल बना के दिखा देता हूँ। सर्कल, वाह, अरे इसका सेंटर कहाँ है बस वही पता लगना रह गया, सर्कल तो बन गया। तो ये आपके पास सर्कल है और इसमें मान लो एक सेल मैंने आपको कहा ऐसा है ना, एक सेल आपका मान दिया ऐसा। दो तरह के सेल्स होते हैं ना, तो ये मैंने एक टाइप ऑफ सेल बना दिया जो कि क्या है, सर्टोली सेल्स। सेट्रोली नहीं, सर्टोली। तो वही डायग्राम मैं आपको थोड़ा डिटेल में बड़ा करके एंड लार्ज रिव्यू में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो बाहर वाली साइड सेल्स है ये क्या है, व्हाट आर दीज, स्पर्मेटोगोनिया या मेल है, स्पर्मेटोगोनिया कह लो या आप मेल जर्म सेल कह लो, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल। आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया से डिवाइड होकर क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इससे क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि मैंने ऐसे दिखा दिया। मान लो ये मैंने आपको क्या दिखा दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके अगला लेयर क्या दिखा दी मैंने आपको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि किससे बना, स्पर्मेटोसाइट, इसकी डिवीजन से बना। अभी डिवीजन कौन सी डिवीजन है ये हम देखेंगे कहां पे, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। फिर इससे क्या बना, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये देखो ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आगे ये डिवाइड किया तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे ये ऐसे, बिल्कुल गोल बना देते हैं इनको, परफेक्ट गोल। ये देखो मैंने बना दिया परफेक्ट गोल ना, बट असल में कैसे होते हैं वो किसी को क्या पता। ये क्या है आपके पास, स्पर्मेटिड। अगर आपको इनके बारे में ज्यादा जानकारी डालनी है ना, कौन सा डिवीजन है, आपको मान लो उत्सुकता हो रही है जानने की, तो कैसे जानोगे वो भी आपको बता दूंगा। फिर इन स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाते हैं ये, कोई इसको एंथर फिलामेंट नहीं बोलेगा, स्पर्म है ये, ठीक है। ये स्पर्म, स्पर्म बन गए जो कि इम्बेड हो जाएंगे इसके अंदर, सेटोली सेल्स के अंदर। तो ये क्या है, स्पर्म सेल, ठीक है। अगर मैं मान लो स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं पे पढ़ा दूं ना, तो भी आसानी तो रहेगी समझाने में, ठीक है। बट चलिए कोई बात नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया सारा ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे ना बाहर, जैसे ये था ना इंटरस्टिशियल स्पेस भी था, इंटरस्टिशियल स्पेस भी था ना, वहां पे हमने एक सेल पढ़ा था ऐसा, लेडिग सेल। क्या था ये, लेडिग सेल, लेडिग सेल पढ़ा था। अब इसका फंक्शन भी यहीं पे देख लो। लेडिग सेल क्या करेगा, रिलीज करेगा हॉर्मोन्स, रिलीज करेगा मेल हॉर्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंड्रोजन हो गया, मतलब मेनली एंड्रोजन और उसमें भी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और अब क्योंकि ये सब रिलीज कर रहा है हॉर्मोन्स, तो लेडिग सेल्स जो हैं ये किसके कारण, मतलब लेडिग सेल्स किसके कारण है, किस चीज को लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है मेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए। ये एक तो ये फंक्शन हो गया, एक इसका फंक्शन क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक और वर्ड है लिबिडो, ठीक है, लिबिडो, ठीक है ना। ये आपके पास हो गया लेडिग सेल्स का फंक्शन। फिर एक मैंने आपको बताया था ऐसा सेल जो सिंगल होगा, इम्यूनोसप्रेसेंट। ऊपर दिख रहा है, मैंने नीचे किया था ना, तो ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है ना, थोड़ा तो दिख रहा है। ये क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट सेल्स। ये WBCs होते हैं, ये क्या है, एक तरह के WBCs है, और WBCs का काम तो सबको पता ही है, ठीक है ना। तो ये मैंने उसको और जूम कर दिया, जूम इनटू 100, ठीक है। ये तो क्रेंज इनटू 100 हो गया यार, ठीक है ना। तो ये सब हमने आपको बता दिया, बाहर की तरफ स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी, फिर आएंगे आपके स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म्स। अब मैंने आपको कहा कि ये आपको अगर देखने हैं, आपको इच्छुकता है, तो आप कहां से देख सकते हो, ये आपके पेज नंबर 49 पे बने हैं। ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये डायग्राम है ना, एक मिनट, अब दिख रहा होगा अच्छे से।
ये क्या लिखा हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोटिक फर्स्ट डिवीजन सेकेंडरी, फिर सेकेंड मियोटिक स्पर्मेटिड्स, फिर डिफरेंशिएशन स्पर्मेटोजोआ। ठीक है ना। तो ये आपके पास है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो हम आगे भी करेंगे, है ना। तो बस अभी के लिए आपको ये नाम याद रख लेने हैं, अभी के लिए आपको ये नाम याद रख लेने हैं बस। ठीक है, कि स्पर्मेटोगोनिया से डिवीजन होगी कौन सी, माइटोसिस, वो आपको याद नहीं रखना अभी के लिए। अभी के लिए आप सिर्फ इतना नाम याद रखो। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया अबाउट टेस्टिस। टेस्टिस इज ओवर। अब हम आगे बढ़ेंगे। टेस्टिस के बाद आपने पढ़ना है अबाउट द एक्सेसरी डक्ट्स। डक्ट्स आपने पढ़ ली थी, डक्ट्स तो मेरे ख्याल पढ़ ली थी आपने, ग्लैंड्स पढ़ने थे ना। डक्ट्स तो मैंने आपको बता ही दिया, डक्ट्स में से पाथवे ही आपको पता होना चाहिए, बस वही आपकी एनसीईआरटी में, बस वो पाथवे तो मैंने आपको बता ही दिया ना। और डक्ट्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए कि एपिडिडाइमिस जो है वो पोस्टीरियर लोब नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, पोस्टीरियर लोब नहीं, पोस्टीरियर साइड के ऊपर होती है टेस्टिस के, दोनों टेस्टिस के पोस्टीरियर वाली एंड पे होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। ठीक है, और वास डिफरेंस जो है वो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको लूप करेगी, फिर जाके वो सेमाइनल वेसिकल के साथ जुड़ के इजैकुलेटरी ट्रैक्ट में जाएगी। ये सब आपको बता दिया पहले से ही, लिखवा भी दिया। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, देखो एक्सेसरी डक्ट हमने पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया अबाउट टेस्टिस। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एसेंशियल ग्लैंड्स या एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब। ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन, एनसीईआरटी में सिर्फ इनका नाम दिया हुआ है पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे। ग्लैंड्स आपके पास कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल और बल्बोइरेथ्रल। सिर्फ उन्होंने बल्बोइरेथ्रल का फंक्शन बताया है। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं ना सिक्रीशंस के बारे में, तो ये कुछ सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेमाइनल फ्लूइड। ठीक है, या सेमाइनल प्लाज्मा या सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं ये। ठीक है, राइट। तो ये कुछ ना कुछ सिक्रीशंस करेंगे, जिसमें से 60% सिक्रीशन, 60 टू 70 लिख लो, 60 टू 70% ये सिक्रीट करता है, 20 टू 30 या 10 टू 20 लिख लो, 20 टू 25 लिख लो, चलो 20 टू 25% प्रोस्टेट ग्लैंड की होती है और 10 टू 15% इसकी होती है सिक्रीशंस। ठीक है, अभी सिक्रीशंस जो है जब मिल जाती हैं, ठीक है, सिक्रीशंस, कुछ सिक्रीशंस इसकी होंगी और कुछ सिक्रीशंस इसकी होंगी, है ना। ये जब मिल जाएंगी तो ये जो चीज फॉर्म करती है वो क्या है, आप मुझे बताइए वो क्या है। अभी मैंने आपको बताया था सीमन, सीमन सीमन सीमन, बिल्कुल गलत। सीमन तो अभी बना ही नहीं यार। सीमन में क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा बनाती हैं ये क्या बनाएंगी, सेमाइनल प्लाज्मा बनाएंगी ये तीनों मिलके। ठीक है, और ये सेमाइनल प्लाज्मा जो है ये कैसा होता है नेचर में, पहले आपको इसका नेचर पता होना चाहिए। इट इज अल्कलाइन। ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, अल्कलाइन होता है, मतलब पीएच अगर मैं बात करूं तो इसका पीएच जो है वो कितना होगा, 7.2 टू 7.4। ठीक है, 7.2 से लेके नोट कर लो ना, साथ साथ में नोट करते जाओ, मैं साथ साथ में साइड भी होता जाता हूँ। ठीक है, 7.2 टू 7.4 इसका पीएच होगा लगभग इतना। ठीक है ना, ये 7.2 टू 7.6 लिख लो, चलो है ना, 7.67 के बीच में होता है, तो 7.2 टू 7.6 अल्कलाइन पीएच होता है इसका। और इसके अंदर क्या क्या होता है, एंजाइम्स, फ्रक्टोस, ये सारी चीजें। ये बना किस चीज से होता है, एंजाइम्स प्लस फ्रक्टोस और कई सारे प्रोटीन्स, है ना, एटसेट्रा। ये सारी चीजें इस सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर पड़ी होती हैं। और जब ये सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म मिल जाएंगे तो क्या बनता है, उसको हम बोलते हैं सीमेन। और सीमेन के बारे में भी आपको यहीं पे पढ़ा दूंगा, है ना। अगला हम सीमेन के बारे में भी यहीं पे लिख लेते हैं, जो कई जगह पे या कई आपकी एनसीईआरटी में भी शायद ना बाद में दिया हुआ है, जहाँ पे वो स्पर्म का स्ट्रक्चर है उसके बाद आपको दिया हुआ है। ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर हम कब पढ़ेंगे, जब स्पर्म बन चुका है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुकी है, उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, और वो कब होगी, अगले लेक्चर्स में, मतलब फीमेल के लेक्चर के
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लेक्चर के बाद हम देखेंगे अबाउट स्पर्म कैसे बनता है और ओवम ओवम कैसे बनता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आप लिख लो सीमन के बारे में। सीमन मैंने आपको बता दिया क्या होता है ना। अब हर एक आप अगर बात करें इरेक्शन, है ना, या एवरी क्वाइटस लिख लो या इरेक्शन लिख लो, ठीक है। एवरी टाइम 2 to 2.5 मिलीलीटर स्पर्म नहीं सीमन इज इजेक्टेड, इजेकुलेशन हो जाएगी ना उसकी, इजेक्टेड इन या फॉर सिंगल क्वाइटस, क्वाइटस मतलब एनी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। यू आर वेरी मच नोइंग अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। फॉर अ सिंगल क्वाइटस और इन 2 to 2.5 मिलीलीटर स्पर्म में से भी ना 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए। चलो ये हम अब बाद में देखेंगे, है ना। जब हम स्पर्म बना चुके होंगे ना, स्पर्म बन चुके होंगे तो सीमन में जो स्पर्म्स हैं कितने होने चाहिए, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आपके पास होते हैं, इतने से उसके अंदर 2 से 2.5 मिलीलीटर में ना कितने होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं इसमें। इसमें 2.5 से 5 कर लो इसको डाटा को ना, बिकॉज एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है 2.5 से 5, बिकॉज ये तो बहुत कम अमाउंट है ना, 2 से 2.5। तो एवरी टाइम 2.5 से 5 मिलीलीटर स्पर्म इजेक्ट होगा एक सिंगल क्वाइटस में, उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होंगे। अब इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में भी कई सारी कंडीशंस होती हैं कि इसके अंदर प्रॉपर होना चाहिए, मोटिलिटी होनी चाहिए, विगरस मोटिलिटी। वो हम देखेंगे कब, जब हमारा स्पर्म फॉर्मेशन हम पढ़ चुके होंगे और स्पर्म का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके होंगे। ये ऐसा करते हैं, अगले लेक्चर में हम स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ लेंगे और स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, फिर आपका मेल वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। बताइए, फिर सिर्फ फीमेल बचेगा। आप बताओ, श्योर ऐसे ऐसे कर लें? चलिए ऐसे ही कर लेंगे। फिर तुम मुझे पहले बता देते, मैं स्पर्मेटोजेनेसिस आपको वहीं पे दिखा देता, है ना। कितना टाइम हुआ अभी देखो, अभी तो आपके पास टाइम कम ही है, बट चलो नो प्रॉब्लम, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आगे कवर करेंगे 4th लेक्चर में, ठीक है। 3rd लेक्चर में आपको मैं सीमन के बारे में, स्पर्म का स्ट्रक्चर करवाऊंगा और स्पर्म की फॉर्मेशन करवाऊंगा, है ना। तो आपको मैं हर एक लेक्चर में भी बता देता हूँ, और अगर आपको मानो जानना है कि अगले लेक्चर में क्या होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे। प्रोबेबली हम वही चीजें करते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इसको मिटा दूं, फिर होमवर्क देते हैं और चलते हैं। चलिए लेट्स रिमूव इट। और होमवर्क यू हैव टू सॉल्व द डीपीपी नंबर 1 ओनली, बिकॉज कल की डीपीपी में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कर पाए होंगे ना। तो होमवर्क में क्या है आपके पास, सॉल्व डीपीपी 1, ये इसको ऐसे लिखो तो बेटर है, चैप्टर डीपीपी 1 एंड सब्जेक्ट डीपीपी नंबर 10, है ना। ये आपको सॉल्व करनी है, साथ में एनसीईआरटी रीडिंग वो मैं आपको अभी क्लास में भी करवाऊंगा, अभी आप जाना नहीं कहीं भी, क्लास में हम अभी एनसीईआरटी रीड करेंगे, ठीक है। और आपको क्या एग्जाम्पलर आपके पास है, एग्जाम्पलर चलो अगर नहीं है ना तो कोई बात नहीं, उसके आप एमसीक्यूज कर लेना जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब, ठीक है। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए ना, तो उसके आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एमसीक्यू कर लेना, कई बार डायरेक्ट नीट में वही क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग एंड रिवीजन ऑफ ऑल प्रीवियस लेक्चर्स। अब हम एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी खोल लो अपनी, जिसके पास न्यू है वो भी खोल ले, जिसके पास ओल्ड है वो भी खोल लेगा, ठीक है। नए वाले भी खोलें और पुराने वाले भी खोलें। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 43 42, है ना। तो उस पर क्या लिखा हुआ है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो विविपेरस हैं। अब विविपेरस का मतलब आप सबको पता होगा ना, क्योंकि आपने पढ़ा है क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, वहां पे भी ये टर्म आता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में देखो, गैमेटोजेनेसिस दिया हुआ है आपको, 3rd लाइन में दिया है गैमेटोजेनेसिस, उसको आप अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो। इंसेमिनेशन दिया हुआ है, वो भी हमने पढ़ा। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, ये आपको ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, ऐसे देखो, है ना, ब्रैकेट में दिए हुए, इनको मार्क करते जाओ।
फिर ये सारे इवेंट्स कब होंगे? प्यूबर्टी में होंगे, ठीक है, प्यूबर्टी में। जब हम बात करें मेल की, तो मेल में ये सारे इवेंट्स होते हैं प्यूबर्टी के टाइम। फीमेल में ये बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है, गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। और पर जो कंप्लीशन है ना, मतलब उनमें ना क्या होता है, वो हम गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे ही पढ़ेंगे। जो है वो एक स्टेज में चल जाता है, उसको हम लॉक कर देते हैं, ठीक है। लॉक मान लो, या ऐसा मान लो कि वो क्या हो गया, आगे नहीं जा पा रहा, आगे फेज नहीं क्लियर कर पा रहा। जैसे आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, ठीक है, वहां पे आपने पढ़ा होगा ये चीज कि कई कई बार क्या होता है, सेल को एक फेज पार करना पड़ता है, ठीक है। चलो वो हम देखेंगे बाद में। फिर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें आपको दिया हुआ है टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ये हमने देख लिया स्क्रोटम में क्यों है, बिकॉज वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देता है अंदर की बॉडी से, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहिए होता है। फिर हमने देखा टेस्टिस ओवल इन शेप है। जब भी हमने बनाई कैसे बनाई, ऐसे बनाई ना, ओवल शेप में। पहले मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, होमवर्क की भी, ये भी नोट्स में डालना होता है, ठीक है। फिर आप साथ साथ में यहाँ पे रीड करते जाओ। टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। डेंस कवरिंग होती है किस चीज की? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब यहाँ पे देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में, आपके के बारे में आ गया। फिर ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। कैसे प्रोड्यूस होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल, spermatogonia and Sertoli cells. The male germ cell undergo meiotic division. मेल जर्म सेल में मियोटिक, ये हम पढ़ेंगे आगे, है ना। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत स्पर्मेटोजेनेसिस भी यहीं पे घुसेड़ दिया, ठीक है। तो मेल जर्म सेल में सेल में पहले तो होगी माइटोसिस, फिर क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर होगी फर्स्ट मियोसिस, बिकॉज मियोसिस में कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। फर्स्ट मियोसिस में क्या बनेगा? सेकेंड मियोसिस में क्या बनेगा? आपके पास स्पर्मेटिड, ठीक है। Male germ cell undergo meiotic division leading to sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to germ cells. The regions outside the seminiferous tubule उसको बोलते हैं interstitial spaces, ठीक है। वहां पे क्या क्या है? interstitial cells या Leydig cells। Leydig cells को ही हम interstitial cells भी बोल देते हैं, ये आप नोट कर लो नोट्स में, ठीक है। Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens। Androgens में मैंने कौन सा बताया? वो जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया ना, ये सारा सिंथेसाइज करेगा। और साथ में ये ना स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स भी सिंथेसाइज करता है, मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे, कुछ हार्मोन्स ऐसे या एंजाइम्स ऐसे रिलीज कर देता है जिनसे स्पर्म को मैच्योरिटी मिल सके, ठीक है ना। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। जैसे इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल आपको पता है ना, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल जो मैंने आपको बताया ना वो। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। अब डक्ट्स के ऊपर आ गए, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे जाती है? वासा एफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस, ठीक है। मतलब वासा एफरेंशिया तक तो जाएगी, पर उससे पहले रेटिटेस्टिस में जाएगी। तो हमने ऐसे जब डायग्राम बनाया था, पहले रेटिटेस्टिस में गई, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर बाहर लूप बना के, ठीक है। Through retestis, the vasa efferentia leaves the testis and open into epididymis. Testis के बाहर वो epididymis में चल जाएगी। epididymis कहाँ पे है? posterior surface पे है each testis में। epididymis जो है वो vas deferens तक जाएगा, जो कि ascend करेगा abdomen, abdomen से ऐसे जाएगा और कहाँ गया? extends the abdomen and loops over the urinary bladder. urinary bladder के ऊपर loop करेगा और एक duct उसमें आएगी seminal vesicle से होकर, ताकि वो क्या बना सकें? ejaculatory duct बना सकें, ठीक है, या कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट भी बोलते हैं। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स। अब ये सारी क्या करेंगी? स्टोर करेंगी, ट्रांसपोर्ट करेंगी, आप देख तो रहे हो, है ना। फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स, नहीं, फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से जाएगा, यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट हुआ एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, पेनिस से होकर यूरेथ्रल मिएटस से बाहर चला गया। फिर ये आपको दिया हुआ है इन्होंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम, आपकी एनसीईआरटी में पेज 44 पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग डायग्राम है, इसको आप ना फॉलो करें, ये आपको आएगा ही नहीं पेपर में, ऑफ कोर्स आई एम 100% श्योर, ठीक है ना। फिर भी आप देख लो, स्पर्मेटोजोआ सेंटर में, फिर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनता है ना। फिर इंटरस्टिशियल सेल्स आपको दिखाए हुए हैं बीच बीच में, ठीक है। तो ये तो डायग्राम आपका अच्छा नहीं है, जो आगे इन्होंने दिया ना, आगे वाला, कहाँ पे? ये वाला, ये आ सकता है आपके पेपर में, और ये तो आया भी है कई बार, कहाँ पे? बोर्ड्स में भी कई बार आया, नीट में भी कई बार आया, ठीक है। फिर आगे देखो, पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस। ये मैंने कल बता दिया था, इरेक्टाइल टिश्यूज, ठीक है। टू फैसिलिटेट
इंसेमिनेशन, इरेक्शन होगी जिससे इंसेमिनेशन फैसिलिटेट होती है। द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, ये भी हमने कल डायग्राम में कर लिया था कि जो पेनिस का इनलार्ज्ड एंड था वो क्या था, ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस को जो कवर करती थी स्किन वो क्या थी, फॉर स्किन, ये दिखा है नीचे, है ना। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल है, अप्रोस्टेट मतलब एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, पेयर्ड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का एक और नाम है काउपर्स ग्लैंड, ये आप लिख लो यहाँ पे, है ना, ये लिख लो, यहीं पे लिख लो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक और नाम है क्या, काउपर्स ग्लैंड, और इसका फंक्शन मैंने आपको बताना भूल गया, है ना, मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ पर फिर भी मैं स्किप हो गया माइंड से, फंक्शन भी लिख लो इसका। इसकी जो सिक्रीशन है ना, जो इसकी सिक्रीशन है वो क्या करेगी, लुब्रिकेशन करेगी आपके पेनिस की, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, मतलब लुब्रिकेशन मतलब स्मूथ बनाएगी पेनिस को और शाइनी बनाएगी पेनिस को, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ये आपका इंपॉर्टेंट है जो कि आपके नोट्स में छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लिखा है, सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा, जो कि फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम्स में रिच होगा। सिक्रीशंस ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, यहाँ पे आप अंडरलाइन करके लिख लो, शाइनी बनाएगी और स्मूथ बनाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या आ गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, है ना, इसको आप छोड़ दो, ये भी आपको छोड़ सकते हो, है ना। आपका होमवर्क क्या है, आपको कल के लिए क्या पढ़ के आना है, ये वाला आपको पढ़ के आना है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पढ़ के आना है, गेमेटोजेनेसिस में से पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस कवर कर लेते हैं अभी, बिकॉज आपको नाम तो मैंने बता ही दिए, सेटोली सेल्स वो सब, है ना, सेटोली से वो क्या लेगा, न्यूट्रिशन नरिशमेंट लेगा। फिर यहाँ से आपका ये स्पर्म का स्ट्रक्चर बचेगा, ये बच जाएगा, ठीक है, बस फिर आपका ये कंप्लीट। तो यहाँ से आपका फीमेल वाला स्टार्ट है, ये यहाँ तक ही है बस, ठीक है। फिर यहाँ पे वो आपको जो मैंने सीमन का बारे बताया ना, सीमन के बारे में सब दिया हुआ है, 60% वाला नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए, वो भी आप करेंगे कल, ठीक है। फिर आपका बिल्कुल फीमेल ही बचा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, वो भी फीमेल के अंदर ही होगी, ठीक है। प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये भी फीमेल के अंदर होगा, ठीक है। और पार्सुरेशन, लैक्टेशन फीमेल के अंदर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आएंगे कल के लेक्चर में, इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। चलिए फिर इसको भी नोट करो ना, इसकी भी फोटो खींचता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।